नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। और दोस्तों आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो इम्पोर्टेंट पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर है दोस्तों। और ये है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। ये आपके 50 अंक का पेपर है। और आप सभी लोगों को पता है कि आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो लेना ही होता है। तो उसी क्रम में ये एक पेपर है जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे गलती से पेपर का कोड जो है 402 बी लिखा हुआ है। एक्चुअली ये होता है 402 कैपिटल में ई। तो बस ये करेक्शन कर ले, बाकी सब सही है। 50 अंक का प्रश्न है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपको पता है 3 खंड में पेपर बटा होता है, तो यहाँ पर भी तीनों खंड में ही है, जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। खंड अ, ब और स। लेकिन प्रश्नों के अंक जो हैं बिल्कुल कम कर दिए गए, यानी कि ये हमारा पेपर जो होता है 50 अंक का होता है। तो खंड अ, यहाँ पे जो हमको कुल 10 प्रश्न करने हैं, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। यानी कि खंड अ कुल मिलाकर 10 अंकों का होता है। शब्द सीमा पहले की भांति ही 50 शब्दों में निर्धारित है। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषक। सॉइल एरोजन, मृदा अपरदन, यानी कि जो भूमि का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा यानी कि जो आपको पता है दोस्तों कि जहाँ वातावरण में ज़्यादा प्रदूषण होता है गाड़ियों के चलने से, धुएं से, फैक्ट्रीज की वजह से, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जब वातावरण में ऊपर चले जाते हैं तो वातावरण में ये वहीं पे कहीं ना कहीं मतलब बहुत भारी भी नहीं होते, बहुत हल्के भी नहीं होते, तो वातावरण में वहीं कहीं बहते रहते हैं। जब वर्षा के साथ में बरसात के मौसम होता है, तो वर्षा के साथ में ये मिक्स होकर, घुल कर जब नीचे आते हैं तो ये बहुत ही अम्लीय हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के मॉन्यूमेंट्स को, जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 4, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, यानी कि इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य। तो इसको आप भली बात लिख सकते हैं कि पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है, इसमें किसी प्रकार का ह्रास होने से, किसी प्रकार की डिग्रेडेशन होने से क्या समस्याएं हो सकती है। प्रश्न संख्या 5 है पिलर मेल्टिंग, यानी स्तंभ विगलन। ये आपके जो आप समझेंगे कि टुंड्रा प्रदेश जैसे, यानी कि बहुत ही ठंडे प्रदेश जो है अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो आपके जो हिम विगलन होता है, यानी स्तंभ विगलन, उन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मोग। स्मोक दोस्तों मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, इसका ये कंप्रेस्ड फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं स्मोक प्लस फॉग। प्रश्न है 7, पॉलीथीन एंड पॉल्यूशन, पॉलीथीन और प्रदूषण के बारे में हमको बताना है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 7 है ये। तो आपको पता है दोस्तों, आप आसपास में खुद भी देखते होंगे कि पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण जो है पॉलीथीन होता है, क्योंकि ये सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, 200 साल तक इसमें कुछ भी खराबी नहीं होती है, इसमें कुछ भी सड़न गलन जैसी चीज़ें तो शुरू ही नहीं होती। तो जल, वायु और हवा, हर तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्रदूषित करता है। प्रश्न संख्या 8 है वाटर सेट मैनेजमेंट, यानी कि जल ग्रहण प्रबंधन। दोस्तों जल ग्रहण प्रबंधन का मतलब यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत वर्षा का जो जल है, या फिर जो आसपास का जो साफ योग्य जल है जिसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका संग्रहण किया जाता है। इसके लिए सरकार भी कार्यरत हैं। बिल्डिंग्स के अंदर छोटे छोटे टैंक्स बना के जल का संग्रहण किया जाता है। और गांव क्षेत्रों में जो ऐसे जगह हैं जहाँ पे थोड़ा स्थान ज़्यादा खाली हो, तो छोटे छोटे नदियों का पानी को लाकर, या फिर छोटे छोटे पोखर बनाए जाते हैं जहाँ वर्षा का जल को उसको संग्रहित किया जाता है वर्षा के मौसम के बाद में इस्तेमाल करने के लिए। प्रश्न संख्या 9 है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। तो आप यहाँ पे मात्र 1 नंबर का प्रश्न है, तो क्या लिखना है आपको? सिर्फ लिखना है कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा और भी प्रदूषण के प्रकार है, मगर मुख्य रूप से इन तीनों को आपको लिखना है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10, जो कि है खंड अ का पहला सॉरी माफ करेंगे आखिरी प्रश्न, इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस, यानी कि पर्यावरण संचेतना। अर्थात कि पर्यावरण के बारे में आप कितने चिंतित होते हैं, पर्यावरण के बारे में जो हमारे विचार होते हैं, चिंता होती है, उसके बारे में बात करें। हम उसके बारे में कितने जागरूक हैं, वो सारी बातें यहाँ पे पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत आती हैं। खंड ब में चलते हैं। पहले की भांति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के उत्तर संख्या आपके सॉरी माफ करिएगा, प्रश्नों को लिखने की जो उत्तर शब्द सीमा है वो है 200 शब्दों की। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्नों के लिए आपको केवल 5 अंक मिलेंगे। जो हमारे मेन कोर्स का पेपर होता है, कोर पेपर में, वहां पे आपको हर एक प्रश्न के लिए मिलते हैं 8 अंक, लेकिन यहाँ पे मिलने वाले हैं 5 अंक। और कुल करने हैं प्रश्न आपको 5। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं,
खंड ब से यानी कि प्रश्न संख्या 2, डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। अर्थात इसमें दूसरा भी लिख सकते हैं, और डिस्कस मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इंटरेक्शन मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य का उसके आसपास के पर्यावरण के साथ में घनिष्ठ संबंध होता है। अपने आसपास के पर्यावरण पे हम अपने जीवन के लिए निर्भर है। वहाँ से हमें भोजन मिलता है, शुद्ध वायु मिलता है, रहने के लिए आपको मकान बनाने के लिए धरती मिलती है, आपको आसपास के वातावरण से फल सब्जियां, ये सारी चीज़ें हमको वातावरण से पर्यावरण से ही मिलता है। इसमें कुछ भी खराबी होगी, कुछ भी कमी आएगी, उसके स्तर में कुछ खराबी होगी, इसकी क्वालिटी में कुछ खराबी होगी, तो हमारे जीवन का स्तर भी प्रभावित होगा। इसको हम डिटेल में लिख सकते हैं। आप तीनों टाइप के प्रदूषण को दिखाते हुए उसका मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा वातावरण होने से हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों चीज़ों को लिखते हुए हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी एक स्थान क्षेत्र में, मान के चलिए एक छोटे से क्षेत्र में, वहाँ पे जो रहने वाली पशु पक्षियों और उसके अलावा फिर पौधों में, जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है, इसको जैव विविधता बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये विविधता हमारे जीवन के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। तो अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जानते होंगे इसको। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, इसी में अथवा है प्रश्न संख्या 3 का, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण हेतु शिक्षा के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। बात ये हो रही कि शिक्षा के माध्यम से, या शिक्षा में ऐसे किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए कि उनको पर्यावरण के प्रति उनके मन में जागरूकता हो, वो सचेत रहें और ऐसे कोई कदम ना उठाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान होने का खतरा होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो जरूरी आवश्यक कदम हो, उसके प्रति वो जागरूक हो और अपना योगदान यथासंभव करने का प्रयास करें। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे लिखनी होंगी। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। प्रश्न संख्या 4 है, ओजोन परत के क्षरण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। दोस्तों, ओजोन जो लेयर होता है, यानी ऑक्सीजन का ही एक आपका आइसोटोप है O3, और ये क्या है, हमको अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। क्योंकि जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण है, अगर वो धरती पर सीधे सीधे हमारे त्वचा या पेड़ पौधों पर डायरेक्ट आए, तो बहुत तरह से बीमारियां होंगी, और बहुत सारे जो हमारे चर्म रोग, यानी कि जिनको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो बताएंगे आपको कि जो चर्म से, यानी कि डर्मा से रिलेटेड, यानी कि स्किन रिलेटेड बहुत सारे आपके जो डिजीजेस होते हैं वो होंगे आपकी। तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन का बहुत बड़ा कारण तो पहले CFC होता था, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता था, और बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल आपके पॉल्यूटेंट होते हैं गैसेस रूप में, वो सारी चीज़ें होती थी, जिनको कि अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बंद कर दिया गया है। तो इसका बहुत बड़ा कारण तो आपका जो है वायु प्रदूषण है, और उसमें खासतौर पे CFC जैसे तत्वों का बड़ा ही समावेश मतलब योगदान होता है वहाँ पे। इसी में अथवा प्रश्न है आपका कि डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ न्यूक्लियर पॉल्यूशन। नाभिकीय प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में नाभिकीय प्रदूषण, नाभिकीय जो आपका डेंजर होता है, यानी कि न्यूक्लियर डेंजर, ये अपने आप में मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि ये एक प्रकार का खतरा है जिससे कि हमारे बायोलॉजिकल संरचना, यानी कि म्यूटेंट जो जीन्स होते हैं, उस पर असर पड़ता है। तो जो न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण तो होता है, आप समझ सकते हैं कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, धरती से बहुत सारे आपके न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका भी उत्सर्जन होता है। दूसरे, जो हम लोगों ने मानव निर्मित बहुत सारी फैक्ट्रीज, न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए हैं, उसमें कई बार दुर्घटना के कारण, या फिर प्रोसेसिंग के दौरान में, या किसी भी अन्य कारण से जब न्यूक्लियर रेडिएशन का जो भाव हो जाता है, जो कि अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो वो एक महामारी, एक बहुत बड़े स्तर पर जो है हमारे लिए मतलब समस्या का रूप धारण कर लेता है। तो बहुत सारे कारण आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप डिटेल में, लेकिन पॉइंट्स पे लिखें यहाँ पे। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट इज एन एनवायरमेंटल हैजार्ड। डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैजार्ड। पर्यावरणीय प्रकोप क्या है, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि पर्यावरणीय प्रकोप क्या है, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करना है।
तो इन्वायरमेंटल हजार्ड क्या है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल में जो विभिन्न प्रकार के जो इस तरह की घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन जान माल के लिए क्षति पहुंचाती हैं, वो सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंटल हजार्ड होती हैं। चाहे वो आपके बाढ़ हो जिसको फ्लड बोलते हैं, सूखा हो आपके, या फिर आपका सुनामी जैसी लहरें उठ जाए, या फिर समुद्र में कोई भी दुर्घटना हो जाए, ज्वालामुखी अचानक से फट जाए, कोई आपके न्यूक्लियर प्लांट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, या आपके जिनको हम लोग अभी नहीं पढ़ा कि न्यूक्लियर हजार्ड हो, केमिकल हजार्ड हो, कहीं वार हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके अर्थक्वेक हो, यानी कि जो आपका भूकंप जैसी चीजें, ये सारी चीजें जो हैं आपको आपके जान माल, आपके जीवन, आपके अस्तित्व के लिए जब खतरा उत्पन्न करती हैं, तो ये सारी चीजें आपके क्या कहलाती हैं, इन्वायरमेंटल हजार्ड। इसके बहुत सारे कारण जो मैंने अभी चर्चा की, इनको विस्तृत रूप से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अथवा में है, व्हाट आर द सॉलिड स्टेप्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एट द नेशनल लेवल। अब यहाँ बात हो रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ की कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पे क्या किया गया। तो दोस्तों आज़ादी के बाद से ही बहुत सारे कदम उठाए गए हैं इस क्षेत्र में आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए। और आप ध्यान देंगे तो आपके पर्यावरण एक्ट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसके बाद 1972 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह से आप समझेंगे तो बहुत सारे एक्ट्स लगाए गए हैं। आपके नेशनल पार्क्स, आपके बायोडाइवर्सिटी पार्क, आपके नेशनल रिजर्व्स, ये इस तरह की चीज़ें निर्धारित की गई हैं, बनाई गई हैं, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही साथ अलग से विभाग बनाए गए हैं जो पर्यावरण के देख रेख के लिए देखते हैं, जैसे कि एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि इन सारी चीज़ों के ऊपर निगरानी रखती है कि कहाँ पर्यावरण पे कौन सी गतिविधि के कारण कौन सा उस पर प्रभाव पड़ रहा। अगर कुछ ज़्यादा चीज़ों की जो सीमा है वो पार हो जाती है, गलत तरीके से कुछ हो रहा है जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, मनुष्य के जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए खतरा है, तो एनजीटी वहां जाकर आपको आवश्यक कार्य भी करती है, कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न संख्या 6 ले लेते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण है। तो दोस्तों इसका सबसे संक्षिप्त जो जवाब है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन होता है जब हम सांस लेते हैं, पौधों के द्वारा भी होता है, जो भी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जब भी ईंधन जलता है वहां से होता है, कुछ भी जलेगा तो CO2 आपसे वहां प्रोड्यूस होता ही है। तो ये CO2 क्या होता है, आपका हवा में उठता हुआ चला जाता है और एक लिमिट पे जाकर वो एक परत बनने लगती है। ये CO2 की जो एक प्रवृत्ति है, एक विशेषता ये है कि CO2 क्या करता है कि एक ऐसी परत बनाता है जिससे कि सूरज की जो गर्मी होती है वो हमारे तक तो पहुंचती है, लेकिन वो गर्मी वापस रेडिएट होकर धरती से वापस नहीं जा पाती है, उसका कुछ ही अंश बाहर जा पाता है उस लेयर से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे धरती के ऊपर बनाता है। जिससे क्या होता है, एक तरह से ग्रीन हाउस जो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ फल सब्जियां उगाई जाती है, बिल्कुल उस तरह का कुछ इन्वायरमेंट हो जाता है और एक परत के अंदर हम लोग रह जाते हैं, जिससे कि गर्मी धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। इससे क्या होता है कि हिम का विगलन होता है। आपको पता है कि आपको जो पहाड़ों पे, हिमालय पे, या जो भी ठंडे जगह है वहां पे जो आपके हिम है उनका गलन शुरू हो जाता है। और अगर गलन लगातार होता है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया ज्यादा होती रहेगी, तो आपको पता है पानी पिघलेगा तो समुद्रों में जाएगा, समुद्रों में जाएगा तो वहां का स्तर जब बढ़ेगा तो इससे अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, सुनामी होगा, बाढ़ होगी और बहुत सारे पर्यावरण में बदलाव आएंगे, जो कि हमारे अस्तित्व, हमारे रहने के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। इसके अथवा में आप प्रश्न संख्या 6 के में लिख सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण की रोकथाम में व्यक्ति की क्या भूमिका है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये हर व्यक्ति लिख सकता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको कि हर एक व्यक्ति लिख सकता है, तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या सी में चलते हैं, यानी कि सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। प्रश्न के लिखने की शब्द सीमा आज भी निर्धारित है, इस प्रश्नों में भी, यहाँ पर भी 500 वर्ड्स की। लेकिन उत्तर देने के बाद आपको 2 प्रश्नों के लिए आपको हर एक अंक, हर एक प्रश्न के लिए जो उत्तर के लिए आपको अंक निर्धारित है वो है 7.5 अंक का, यानी कि 2 प्रश्न करेंगे 7.5 का और हमको अंक मिलेंगे 15। पहले कितने मिलते थे, 30। तो यहाँ पे स्केलिंग कर दी गई है, जो 90 नंबर का पेपर होता था उसको अभी 50 में, और हर एक सेक्शन में भी अंकों को आधे कर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। पर्यावरणीय शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 8, व्हाट आर द डेंजर्स टू ह्यूमन लाइफ फ्रॉम
एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। गिव सुटेबल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। वायु और जल प्रदूषण से मानव जीवन को क्या खतरा है? अपने उत्तर की पुष्टि हेतु समुचित उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, डिस्कस द कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रेजेंट वेरियस मेजर्स ऑफ इट्स कंट्रोल। वैश्विक तापमान के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए तथा इसके नियंत्रण के विविध उपायों की प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है, आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल लेवल था, यानी कि 18वीं शताब्दी जब औद्योगिकरण शुरू हुआ था, उस समय की तुलना में आज का तापमान तकरीबन तकरीबन दोस्तों आप समझेंगे तो 25 डिग्री तक बढ़ चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, डिस्क्राइब द सेलेंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड डिस्क्राइब द मेंटल एजुकेशन फॉर एटीट्यूड चेंज अमंग द चिल्ड्रन। शिक्षा के द्वारा पर्यावरण जागरूकता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा बच्चों में अभिवृत्ति परिवर्तन संबंधी पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं निम्न पर टिप्पणी करते हैं भाई। राइट, ये प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो गई है, तो देखते हैं। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ओजोन लेयर एंड अवेयरनेस। तो 11वां प्रश्न है ओजोन लेयर एंड अवेयरनेस, और इसी में दूसरा प्रश्न है आपका रोल ऑफ स्कूल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ओजोन परत एवं जागरूकता, प्रदूषण रोकथाम में विद्यालय की भूमिका। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारा जो प्रश्न संख्या 11 में आके समाप्त किया है। और आपको बताऊं दोस्तों कि इस तरह से सारे खंड मैंने अभी जितने भी ऑप्शनल पेपर हैं आपके आखिरी में जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया, और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए भी हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरा योगदान आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ में कुछ और आपको अगर पढ़ने के लिए चाहिए, कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने छोटे भाई बड़े भाई जैसा भी समझें, समझ कर आप मुझसे जो भी चीज़ें हेल्प चाहिए आप बोले मुझे। मैं कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने का, प्रस्तुत करने का। और जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है वो तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मुझे पता है किस तरह से, कहाँ से, कौन सी किताबें चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे